So hello everyone, welcome back to the channel and this is me Kashish Arya. So I hope you all are doing well. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है या क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बाकी पुरानी वीडियोस की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग हमारे आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखो, इकोनॉमिक का मतलब जो होता है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो होता है उसका बेसिक मतलब होता है कि हम स्टडी करते हैं किसको, कि एक इंडिविजुअल, फर्म, बिजनेस या गवर्नमेंट कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे या डिवाइड करेंगे जिससे कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आपको ये जो बात है वो इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में बतानी है। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखो, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, ये जो चीज़ है वो हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ के से, ठीक है। और किसके बारे में, डिप्लोमेसी, कन्फ्लिक्ट। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप लास्ट वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप एक बार वीडियो देख लेना। अब उसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में। तो इसका मीनिंग ये, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्शन के बारे में बात करते हैं दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। एंड वही चीज़ अगर हम इकोनॉमिक सेंस में करेंगे, जैसे कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में करेंगे या स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे या रिलेशनशिप कैसा है हमारे दूसरे स्टेट के साथ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं कि क्या हम दूसरे कंट्रीज़ को भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू हेल्प कर सकें, या फिर वो कंट्री इतनी हमारे कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा तो नहीं है कि अगर हमारे कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा है कि हम उन कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो भी इकोनॉमिकल वे में होता है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ही कंसिडर करते हैं। एंड अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो क्या है, हाउ अ स्टेट विड हेल्प अदर वन टू मीट देयर डेवलपमेंट गोल्स। आप कोई ऐसी कंट्री, नेबर कंट्री है आपकी, ठीक है, आप उससे इंटरैक्ट करते हो, आपके बहुत अच्छे कॉपरेशन, आपकी अच्छी उनसे बनती है, आपकी अगर कोई कन्फ्लिक्ट एरिया है तो वहाँ पे आप कोऑपरेट करते हो, ठीक है। तो ऐसे में अगर उनके कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं कि 2035 तक, ठीक है, उन्होंने अपने 5 गोल्स रख रखे हैं कि हमें ये इकोनॉमिकली हमें ये सारे गोल्स को कंप्लीट करना है। तो क्या अगर वो आपसे हेल्प मांगते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर भले ही हमारी बहुत अच्छी कंट्री है लेकिन हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं है कि हम दूसरों को हेल्प कर सकें, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी की सारी हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के 3 पॉइंट्स हैं, उनको समझो। बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेकंड है इमर्जिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड थर्ड है हमारा लिविंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 3 एरियाज के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, 11th-12th में हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्ट हो चुका है और उससे क्या होता है, फ्लो होता है किस किस चीज़ का, कैपिटल का, आइडिया का, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, या फिर कल्चर्स का। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होती हैं कि चीज़ों का फ्लो होता है। तो उसके अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अलाउ और इंक्रीज अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। एक कंट्री क्या करती है, अपने इंटरेस्ट के ऊपर अपनी जो अटेंशन है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि अब ऐसा है कि अब हमें ये नहीं देखना कि हमारी नेबर कंट्री है तो हम उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं। वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, आप किसी और कंट्री से हेल्प ले सकते हो अगर आपकी उनसे बातचीत अच्छी है, अगर आप कोऑपरेट कर सकते हो कुछ एरियाज़ के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये हुआ है एक तो, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन इमर्ज एज अ कॉमनली शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, कि क्या है, एक ऐसा कॉमनली शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि अब हर नेशन जो है, हर कंट्री जो है, इस ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हर कंट्री इसको शेयर करती है, समझती है कि हाँ भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड गेन्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव भी इसको बोल सकते हैं, इस थ्रू इसने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी गेन करी है। कौन से रेफरेंस के अंदर, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस के अंदर, ठीक है।
इन द रेफरेंस ऑफ फ्री ट्रेड, अगर हम फ्री ट्रेड के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इज एन आइडियोलॉजी, क्या है, एक आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू क्या फंक्शन करती है, इज टू रिड्यूस एनी रेजिस्टेंस, कोई भी रोक वोक जो भी कोई भी चीज़ जो इनको स्टॉप कर रही है, टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जो भी चीज़ उनको रोक रही है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना जो है ग्लोबलाइजेशन का काम है। इन द रेफरेंस ऑफ फ्री ट्रेड के बारे में कि ट्रेड को सक्सेसफुली होने दो, उसके अंदर कोई और चीज़ को इन्वॉल्व मत करो कि अगर पॉलिटिकली आपकी दूसरी कंट्री से बात नहीं कर पा रहे हो या आपकी नहीं बन रही है तो ट्रेड ही खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ट्रेड को आप लोग कोई भी रेजिस्टेंस मत कंट्रोल करो ट्रेड के मामले में, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज के अंदर ग्लोबलाइजेशन ने कन्वर्ट कर दिया वर्ल्ड को, एज वेल एज सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि एक तो पूरा जो वर्ल्ड है उसको ग्लोबल विलेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड है। आप किसी को भी किसी की हेल्प, किसी से हेल्प लेनी है तो वो नॉर्मली ले सकता है। अब हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हम उनसे ही लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है तो आप बाकी कंट्रीज से भी बातचीत कर सकते हो, उनसे अपने पॉलिटिकली जो है कोऑपरेट कर सकते हो। जहाँ एरियाज में आपकी बनती अच्छी है, नहीं बनती तो कोऑपरेट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो जो भी आपके प्रोसीजरल तरीके से काम हो सकते हैं वो सब करते हो। तो उसके थ्रू क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस हो गया है, ठीक है। इसके साथ साथ भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सिक्योर कर रहे हो क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, कि एक लिमिटेड वे में आप काम कर रहे हो, सस्टेनेबली काम कर रहे हो, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि सारे के सारे रिसोर्सेज आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यूजफुली आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को। इन द एरिया ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम नीड ग्लोबल सोल्यूशन। अब क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अगर हमने इतने सारे बेनिफिट्स पढ़े हैं, कितने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे ही। तो उन नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि अब जो वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है तो एक प्रॉब्लम ऐसा देख के तो आएगी नहीं कि सिर्फ ये इसी कंट्री के पास प्रॉब्लम आएगी, बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं आएगी। कोविड-19 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या है, हमें ग्लोबल सोल्यूशन की ज़रूरत है कि सारी कंट्रीज़ मिलकर उस चीज़ के सोल्यूशन के ऊपर वर्क करें। जैसे कोविड-19 में हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज जो थे उसमें हम किसी भी एक कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी हर किसी को देखने पड़े थे एंड हेल्थ क्राइसिस भी हर कंट्री को फेस करने पड़े थे। तो इसमें क्या, इसलिए क्या होता है, हेंस इट इज़ नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट, सारे स्टेट का हमें पार्टिसिपेशन की नीड है। अगर ग्लोबल प्रॉब्लम आती है तो हमें ग्लोबल सॉल्यूशन की भी नीड होगी। इसके साथ हमारा बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जो पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है इमर्जिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स। जो इमर्ज हो रहे हैं, कौन से रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप, रीजनल जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ग्रुप्स बन रहे हैं हम उनकी बात करेंगे अब, ठीक है। द वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये हमारा एक वो है कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। हैज़ बीन सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, किस चीज़ का सोर्स रहा है, एनकरेजमेंट का, इंस्पायर कर रहा है लोगों को मतलब अदर नेशंस को, ठीक। किस लिए, थ्रू यूरोपियन कॉमन मार्केट, किसके थ्रू, कॉमन यूरोप की जो कॉमन मार्केट है उसके अकॉर्डिंग, और जो कुछ अदर इंस्टीट्यूशन है। कॉमन मार्केट के थ्रू कैसे करा है, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉमन मार्केट बनी जिसके अंदर ये लोग ट्रेड जो करते हैं उसको बहुत फ्रीली करते हैं, कोई भी टैरिफ टैक्स इन सबको आने नहीं देते। ट्रेड को अगर कर रहे हैं तो ट्रेड पर ही फोकस करते, किसी और रीज़न की वजह से ट्रेड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। इससे क्या हुआ, इट रजिस्टर, इन्होंने क्या रजिस्टर करा, रैपिड ग्रोथ, इनको अच्छी ग्रोथ मिली। किन किन एरियाज़ के अंदर, इकोनॉमिकली मिली, टेक्नोलॉजिकल वे में मिली एंड इंडस्ट्रियल वे में मिली, बाय एस्टेब्लिशिंग सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन। जो इन्होंने सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए उनके थ्रू इनको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब आप पूछोगे सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सुप्रा नेशनल वो इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जिनका जो इम्पैक्ट होता है वो यूनिवर्सली होता है। अगर वो कोई डिसीजन लेती हैं तो यूनिवर्सली इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि EU है, यूरोपियन यूनियन है, अब वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी ऑयल इम्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही थी कि इंडिया यूरोप से ऑयल इम्पोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उस वे में हुई थी। तो आप देख रहे हो कि यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट था, उनके डिसीजन को हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, हमारे डिसीजन को वो इम्पोर्टेंस दे। तो इसलिए क्या होता है, जो सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका यूनिवर्सली इम्पैक्ट होता है। उनकी प्रॉब्लम मतलब आपकी प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा उनको देखकर अपना काम करना होता है, ठीक है। इसलिए
सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन उनको बोला जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आती हैं, तो जितनी भी वर्ल्ड बैंक, IMF कर जो ग्लोबली ज़्यादातर है ना, वो सारी की सारी इन इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं, उन्हीं को सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। EU इमर्ज एज पावरफुल सुप्रानेशनल भी बना है, पावरफुली सुप्रानेशनल भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बना है, एज वेल एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी। रीजनली वे में भी वो बहुत ज़्यादा EU पावरफुल है, और सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये इस पॉइंट के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि देखो इन्होंने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप बनाया, ठीक है, उससे क्या हुआ उससे क्या हुआ, इनको रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। सेम क्या होता है, अब अदर कंट्रीज़ ने क्या करा, सेम करा। अब वो एक सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम करते हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती है तो बाकी लोग भी सेम पाथ को फॉलो करते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ ने भी क्या करा, सेम पाथ को फॉलो करा, एंड उसी का रिजल्ट है कि ये जो सार्क और आसियान जैसी एसोसिएशंस है ये बनी थी। अब आपको इनका मीनिंग, मतलब कि इस वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट करना है, एंड इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बताना है। जैसे कि ये रीजनल कोऑपरेशन के फॉर्म में बनाई गई थी, ऐसे कर आपको दोनों चीज़ें कमेंट करनी है, क्योंकि आप ये 12th के अंदर पढ़ चुके हो तो आप कमेंट करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिविंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके मतलब अब हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। इमर्जिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स क्या था, क्योंकि जो ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे इकोनॉमिकली, उन सब के बारे में बात करेंगे। उन्होंने जब ग्रोथ देखी, जब उनकी ग्रोथ हुई तो फिर बाकी कंट्रीज ने भी सेम चीज़ फॉलो करी। ये हमने इस पॉइंट के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, लिविंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उनके बारे में बात करते हैं। सिंस 2007 and 8 द वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग अ ग्लोबल लेवल फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसेशन। तो जो वर्ल्ड है उसको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है कि GDP ग्रोथ जो है कम हो रही है सारी कंट्रीज़ की, और जैसे पहले बिजनेसेस फ्लरिश करते थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं, कंपनीज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ें आप शो हो रही हैं, क्या चीज़ें आप देख सकते हो, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रहा है। नेगेटिव इन्फ्लेशन, अब जिन बच्चों ने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़े उनको पता होगा। नेगेटिव इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो स्पेंड बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो प्रोड्यूस बहुत कम करने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो GDP ग्रोथ होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि लोग स्पेंड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब अगर आप नहीं हो इकोनॉमिक्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मली समझ लो। नेगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब होता है GDP ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी कम हो रही होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कैसी हो रही है, ज़्यादा है नेगेटिव इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन तो नहीं होगी, तो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर होता भी ऐसा तो फिर जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह उनमें डिज़ाइन करा जाता है, स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि अब इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो रही है, ठीक है। जॉब लॉस हो रही हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उस टाइम पर। इसमें क्या हुआ, द इकोनॉमीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्री, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने क्या देखा, फेसिंग इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रेशर्स फेस करने लगी। अब जैसे कि जो बच्चे इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर है कि कल पास होना है, जल्दी जल्दी वीडियोस को कंप्लीट कर लें। तो सेम काइंड ऑफ वही प्रेशर जो है इनको भी कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा था। ये जो था थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल के ऊपर था, ठीक है। एंड जो हमारी चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज थी उन्होंने क्या रजिस्टर करा कि उनकी लो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिकली भी और इंडस्ट्रियली भी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो ऐसी चीज़ें आप फेस करते हो, कोई भी कंट्री फेस करती है, ठीक है। फिर डेवलप नेशन जो है वो मेजर्स लेके आते हैं। क्या लेके आए उन्होंने, क्या करा मेजर्स में, उन्होंने कहा लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थे उनको कम कर दिया, ठीक है। और क्या करा, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेक्ट करने का सेंस इन द कैसे कि जो जब टैक्स लगता है तभी जो होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका MRP जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो इन्होंने क्या करा, टैरिफ्स को हटा दिया, टैक्स को हटा दिया, जहाँ कोटा वोटा लगते थे उन सब चीज़ों को हटा दिया, जिससे कि जो इनकी डोमेस्टिक मार्केट थी वो बेसिकली कंपटीशन खत्म कर दो आप, तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। एंड जो इंटरेस्ट रेट थे उनको कम कर दिया। ये सारी चीज़ें इन्होंने ये सारे स्टेप्स इन्होंने लिए, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक और IMF वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या ट्राई करा, टू ओवरकम पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन दैट अफेक्टेड ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट। अब पोस्ट कोविड-19 जो है, हमारा जो कोविड-19 आया था उससे क्या हुआ कि सारे ही
जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने ही हेल्थ एंड इकोनॉमिकल भी, हेल्थ भी, इन्वायरमेंटल, सारे टाइप के क्राइसिस ही देखे थे, तो उससे सारी स्टेट अफेक्ट हुई थी। अब जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंस्टीट्यूशन है वो ट्राई कर रही हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ओवरकम किया जाए। जैसी पहले नॉर्मल लाइफ थी अब तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है, बट फिर भी अगर हम ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग देखें तो उस हिसाब से ट्राई कर रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उन सबको सॉल्व कर सकें। सो इसके थ्रू क्या है कि हमारा सारा हमने आंसर समझ लिया है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके 3 पॉइंट्स, बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इमर्जिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड थर्ड लिविंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपको ये सारी चीज़ आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट देयर। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है बिल्कुल एंड तक, तो इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, थैंक यू।